Hello students, I am your teacher PK Tiwari and you are watching PK Tiwari chemistry classes. आज हम लोग सॉलिड स्टेट का लेक्चर 10 पढ़ने जा रहे हैं। सॉलिड स्टेट का लेक्चर 10 और आज का जो टॉपिक है उसका नाम है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। रिलेशन फॉर डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल आज का स्टडी होने जा रहा है आपका। जैसा कि आप पहले पढ़े हैं लेक्चर में कि यूनिट सेल क्या होता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, एफसीसी यूनिट सेल है, बीसीसी यूनिट सेल है या कोई सॉलिड है, तो उसका हम लोग डेंसिटी कैसे निकालते हैं, डेंसिटी कैसे निकाला जाता है, उसी का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर डिराइव करेंगे। और फॉर्मूला कोई बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा फॉर्मूला है, डिराइवेशन भी इसका छोटा है आपका, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है आपका। समझ रहे हैं बातों को? तो शुरू करते हैं हम लोग रिलेशन फॉर डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल के बारे में। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल पढ़ने से पहले कुछ टॉपिक यहाँ पर कंसीडर करना होगा और इसी सब टॉपिक को यहाँ पर यूज होगा उसके डिराइवेशन में। तो कौन कौन से वो टॉपिक हैं जो यहाँ पर कंबाइन होंगे, कौन कौन यहाँ पर आपका शामिल होगा, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे डी मतलब होगा डेंसिटी ऑफ क्या, यूनिट सेल कहेंगे हम। WT मास ऑफ यूनिट सेल या टोटल मास भी आप कह सकते हैं, तो WT यहाँ लिखे हैं। VT का मतलब होगा कि वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, यूनिट सेल आपका, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। A का मतलब होगा एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। WP का मतलब है, ये एक बात को याद रखिएगा, WP का मतलब है मास ऑफ एन एटम। अब वो यूनिट सेल होगा, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं या बहुत सारे एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो भी आपको कहना है, तो एटम है। इस बात का ध्यान में रखिएगा कि यहाँ मास ऑफ यूनिट सेल है और यहाँ मास ऑफ एन क्या है आपका, एक एटम है आपका, एक एटम का मास है। ये दोनों अलग अलग बातें हैं, देखते हैं हम लोग कि कैसे एक दूसरे से क्या होगा, यह कनेक्ट होगा। जेड क्या है, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितना नंबर ऑफ एटम्स होता है उसे हम जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ये बात को पहले भी बताए हुए हैं कि सिंपल क्यूबिक में एटम्स 1 होता है, बीसीसी में एटम्स 2 होता है और एफसीसी में कितना होता है, तो वह 4 होता है। तो यह सब बताया गया यहाँ पर। एन नॉट, ध्यान दीजिएगा यहाँ एन नॉट है, इसे हम एवोगाड्रोस नंबर कहेंगे। एन नॉट भी कह सकते हैं, कहीं कहीं देखिएगा एन भी लिखा हुआ रहेगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर एन नॉट यूज करेंगे। एन नॉट का जो वैल्यू है वो 6.022 10 to the power 23 पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, जो भी यहाँ पर कहना है, ये आपका पार्टिकल्स कितना होगा। और एम नॉट क्या है, तो एन नॉट हो गया। एम नॉट क्या है, तो मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। आपको याद होगा कि मोलर मास कहने का मतलब क्या, अगर एलिमेंट होगा तो यहाँ लिख सकते हैं एटॉमिक मास उसका लिया जाएगा। अगर वह कंपाउंड है तो यहाँ पर हम उसका मॉलिक्यूलर मास लेंगे। अगर वो आयन होगा तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, उसका आयन हम लोग यूज करेंगे। मोलर मास करने का मतलब कि उसमें सब चीज का यूज हो गया है आपका, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और आयनिक मास आपका। तो एक बात यहाँ आप देख रहे हैं कि 3 तरह के मास हम यहाँ लिखे हैं। ये मोलर मास है, ये मास ऑफ एन एटम है और ये मास ऑफ यूनिट सेल है आपका। समझ रहे हैं? तो ये जितना भी यहाँ पर डाटा लिखा गया है आपका, आप समझ लें कि इतना सारा आपका क्वेश्चन ही है। यानी इस टॉपिक से 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन तो मस्ट है कि पूछे जा सकते हैं। यानी डेंसिटी ऑफ जो यूनिट सेल है यहाँ पर कितना पूछा जा सकता है, तो 8 क्वेश्चन यहाँ से क्या है, यह पूछा जा सकता है आपका। अब हम लोगों को देखना है कि इन सभी के बीच में रिलेशन क्या है, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे हैं, तब इसका ज्यादा मतलब आपको समझ में आएगा। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल आप पढ़ने जा रहे हैं।
एक बात आपको बता दें कि जो फाइनल इक्वेशन है डेंसिटी का, वो डेंसिटी का जो इक्वेशन है वो यह है, D बराबर Z इंटू एम नॉट है बाई ए क्यू इंटू क्या है आपका एन नॉट है। यही डेंसिटी का मेन इक्वेशन है। आपको यह भी दे सकता है कि प्रूफ करें कि ये वैल्यू कहाँ से आया आपका, ये किस तरह से यहाँ से डिराइव किया जा रहा है, तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है। और एक देखना है कि कैसे हम लोग इसको वहाँ पर ले जाते हैं, कैसे हम लोग डिराइव करते हैं आपका। तो बहुत आसान है, लेकिन छोटा छोटा बात इसमें है जो काफी कंफ्यूज करता है आपका। तो शुरू करते हैं कि वो वैल्यू आया कहाँ से, कैसे हम लोग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं डेंसिटी से। तो एक बात तो यहाँ पर सबको पता है कि डेंसिटी क्या होता है। तो डेंसिटी होता है मास बाई क्या है आपका वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाई क्या होता है, वॉल्यूम होता है आपका। और एक बात का ध्यान में रखना चाहिए कि जितने क्वांटिटी का हम लोग जो है, जितने क्वांटिटी का हम लोग मास रखेंगे, उतने ही क्वांटिटी का हम लोगों को क्या रखना होगा, उसका वॉल्यूम रखना होगा आपका। अगर हम एक एटम का मास लिखते हैं तो नीचे वॉल्यूम भी हमें एक एटम का ही लिखना होगा। ये सिर्फ यहीं का नहीं है, ये कहीं पर भी रूल आपका लगेगा। अगर डेंसिटी हम एक मॉलिक्यूल का लिखेंगे तो वॉल्यूम भी हमको एक ही मॉलिक्यूल का लिखना होगा आपका, समझ रहे हैं ना। तो डेंसिटी कहने का मतलब कि मास बाई वॉल्यूम तो होगा, लेकिन जितना का मास होगा उतना ही का क्या होगा, वॉल्यूम होगा आपका। तो डेंसिटी बराबर, यहाँ यूनिट सेल का बात हो रहा है, तो मास ऑफ यूनिट सेल बाई हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल के बारे में चर्चा हम लोग करेंगे आपका। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए, तो डेंसिटी का वैल्यू हुआ WT बाई क्या हुआ, VT आपका। एक बार देख लें, WT क्या था, तो मास ऑफ यूनिट सेल, और VT क्या था, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और D क्या था, डेंसिटी और क्या है आपका यूनिट सेल। तो ये तो एक बेसिक नॉलेज है इन तीनों के बीच में जो है एक रिलेशन। ऐसा हम नहीं लिख सकेंगे कि ऊपर में एक एटम का हम मास लिख दें और नीचे हम पूरा यूनिट का वॉल्यूम हम लोग लिखें, आपका यूनिट सेल का वॉल्यूम लिखें, नहीं। जितना का मास लिखा जाएगा उतना ही का नीचे क्या लिखा जाएगा, आपका वॉल्यूम भी लिखा जाएगा। तो एक बात तो यह हो गई, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से इस धीरे धीरे इस फॉर्मूले को हम इलोंगेट करते हैं, तो थोड़ा यहाँ पर सावधानी बरतिएगा। क्या, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगा, तो आपका जो यूनिट सेल है वह एक क्यूब के आकार का है। क्या है, क्यूब है, सिंपल क्यूबिक है तो क्यूब है, BCC है क्यूब है, FCC है क्या है, क्यूब है। तो यहाँ पर एक क्या है आपका क्यूब है। और अगर क्यूब का एज लेंथ आपका A है, क्यूब का एज लेंथ अगर A है, तो आप ही हमें बता दें कि उस क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा आपका, तो वॉल्यूम उसका कितना होगा, A क्यूब होगा। तो यूनिट सेल का जो वॉल्यूम होगा वह कितना होगा, A क्यूब होगा। समझ रहे हैं। दूसरा बात यहाँ WT को, ये वाला पोर्शन को समझने में बच्चा को थोड़ा तकलीफ होता है, तो थोड़ा सा यहाँ पर आप ज्यादा सावधान हो जाइएगा कि WT बराबर Z इंटू P हमने कैसे लिखा। तो WT क्या है, मास ऑफ यूनिट सेल है, Z क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल है, और WP क्या है, एक एटम का मास है। तो कहने का मतलब क्या है कि Z जो वैल्यू है वो नंबर ऑफ एटम्स है, और WP क्या है, तो एक एटम का क्या है वहां पर आपका मास है। तो टोटल मास कितना होगा, Z इंटू हम WP से हम गुना नहीं करेंगे। मान लिया जाए कि FCC में 4 एटम्स है, FCC में एटम्स का संख्या क्या है, 4 है, और एक एटम का वहां पर जो मास है वो 2 ग्राम है। तो आप ही बताइए कि टोटल मास वहां पर कितना हो गया है आपका, टोटल मास वहां पर कितना हो गया। तो 4 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, तो इसीलिए Z इंटू हम लोग क्या करेंगे, WP हम लोग लिखेंगे। तो ये हमारा WT निकल गया। तो बात को समझे, WT, Z और WP के बीच में क्या रिलेशन हुआ, ये टोटल मास है, यह एक एटम का मास है, ये नंबर ऑफ क्या है, एटम्स है आपका। तो Z इंटू हम लोग क्या करेंगे, इसे WP कहेंगे। मान लें कि WP एक एटम का मास 2 ग्राम है और FCC में एटम्स का संख्या 4 है, तो टोटल मास वहां कितना होगा, तो टोटल मास हम लोग Z इंटू क्या करेंगे, WP करेंगे।
तो Vt बराबर AQ समझ गए, Wt बराबर Z इंटू WP ये समझ गए। अब इन दोनों वैल्यू को Wt को और Vt को ये दोनों इक्वेशन को पुट कहाँ करना है, इक्वेशन फर्स्ट में। तो Wt का रखिए मान और Vt का रखिए, तो Wt का मान हो गया Z इंटू WP हो गया और Vt का मान क्या हो गया, AQ हो गया। तो यह डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का दूसरा फार्मूला आपको डिराइव होगा। यह यहाँ का दूसरा फार्मूला क्या होगा, आपका डिराइव यहाँ पर किया गया है। अब इसको थोड़ा सा और इलोंगेट हम लोग करते हैं, समझ रहे हैं। एक और फार्मूला यहाँ टूटेगा, यह WP टूटेगा आपका, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब WP बराबर कितना होता है, तो WP बराबर होता है m0 बाई क्या है आपका, n0। m0 बाई कितना होगा आपका, n0 होगा। अब यह भी फार्मूला कम नहीं है कि WP बराबर m0 बाई n0 आपने कैसे किया, तो देखिए ये मोल कॉन्सेप्ट से लिया गया है। ये मोल कॉन्सेप्ट का फार्मूला है, अगर आप पहले से पढ़े होंगे, समझ रहे हैं, तो इसे आप जान रहे होंगे कि WP का वैल्यू m0 बाई क्या होगा, n0 होगा। ऐसे इसको हम अभी यहाँ समझा देते हैं। अब जैसे मान लें कि कार्बन है, तो कार्बन का एक मोल अगर हम कहें मास के हिसाब से तो कितना होगा, 12 ग्राम। कार्बन का अगर एक मोल हम कहें तो उसका जो मास होगा वह कितना होगा आपका, 12 ग्राम। और आप हमें यह बताइए कि कार्बन के एक मोल में एटम्स कितना रहेगा, एक मोल में कितना एटम्स रहेगा, तो जितना अवोगाड्रो नंबर रहेगा, यानी 6.022 10 टू दी पावर कितना होगा आपका, 23 क्या होगा, एटम्स होगा। इतना रहेगा एक मोल में। तो कार्बन का एक मोल 12 ग्राम और कार्बन का एक मोल का एटम्स 6.022 10 टू दी पावर 23 आपका एटम्स होगा। यानी यह बात आप समझ सकते हैं कि 6.022 10 टू दी पावर 23 एटम्स का मास कितना है, 12 ग्राम। क्या आपने सीखा, 6.022 10 टू दी पावर 23 एटम्स का जो मास है वो 12 ग्राम है। आप हमें बताइए तो यहाँ पर एक एटम का मास कितना होगा, एक एटम्स का मास कितना होगा, तो 12 को हम लोग कितना से डिवाइड करेंगे, 6.022 10 टू दी पावर कितना है आपका, 23। तो 12 क्या है, उसका मोलर मास है, उसका एटॉमिक मास है, और 6.022 10 टू दी पावर 23 क्या है, यह उसका अवोगाड्रो नंबर है आपका। तो किसी भी जगह पर हमको अगर एक पार्टिकल का मास निकालना है तो उसके मोलर मास को हम n0 से क्या कर देंगे, हम उसे डिवाइड कर देंगे आपका। जैसे किसी ने हमसे पूछ दिया कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, एक मॉलिक्यूल का मास, तो ग्लूकोज का एक मोल का मास होता है कितना, 180 ग्राम होता है, और उसमें कितना मॉलिक्यूल्स होता है, तो 6.022 10 टू दी पावर कितना होता है, 23। तो एक मॉलिक्यूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 180 बाई हम लोग 6.022 10 टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल्स कर देंगे, यानी m0 बाई हम लोग क्या कर देंगे, n0 कर देंगे। इसे आप हमेशा के लिए याद रखें। तो WP का वैल्यू, P मतलब समझिएगा पार्टिकल, यानी एक पार्टिकल का मास कितना है, तो m0 बाई क्या होगा आपका, n0 हम लोग कर दिए। तो आशा करते हैं यह बात आप समझ गए होंगे। तो m0 बाई क्या होगा, n0 होगा, WP का वैल्यू m0 बाई n0। तो ये D हो गया आपका। तो ये वाला वैल्यू को आप इसमें पुट कर दीजिए, आप क्लियर है, इस वैल्यू को आप इसमें पुट करिए। तो D इक्वल टू Z इंटू m0 बाई n0 AQ, इसी को फ्रेश करिएगा तो इक्वेशन यह आपको मिलेगा, D इक्वल टू Z इंटू m0 बाई AQ इंटू आपका n0। यही रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर डेंसिटी ऑफ क्या है आपका, यूनिट सेल। जो सबसे ज्यादा फार्मूला डेंसिटी का यूज होगा वो यही फार्मूला आपको यहाँ पर यूज होगा आपका। तो आप समझ रहे हैं इस बात को कि डेंसिटी का फार्मूला कैसे निकाला गया आपका। तो इसे हम एक बार और आपको समझा देते हैं, एक बार और हम समअप कर देते हैं। कोई बहुत बड़ा टॉपिक तो यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ आप समझिए रिलेशन फॉर डेंसिटी ऑफ क्या है, यूनिट सेल के बारे में है आपका। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल के बारे में है। तो D क्या है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, ये माना गया है। WT है मास ऑफ यूनिट सेल, VT है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, A है वहां का S लेंथ। WP क्या है, एक पार्टिकल का मास है, एक एटम का मास है। Z क्या है, कितना उसमें पार्टिकल्स है, कितना उसमें एटम्स है।
एम नॉट क्या है, तो अवोगाड्रो नंबर है, एम नॉट क्या है, मोलर मास है। तो इतना डाटा यहाँ पर बताया गया है। ये डाटा कहने का मतलब कि इस टॉपिक से कम कितना क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन तो मस्ट है कि इस टॉपिक से पूछा जा सकता है। और जहां तक डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला है, तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है आपका। अब हम लोगों को समझना यह है कि यह वैल्यू आया कहां से, या आपको क्वेश्चन में भी दे सकता है इसे प्रूफ करने के लिए कि इसे हमें समझाएं ये वैल्यू आपने लाया कहां से आपका। तो ध्यान दीजिएगा कैसे शुरू होगा। तो सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे डेंसिटी बराबर WT बाई क्या होगा आपका, VT होगा, यानी कि मास ऑफ यूनिट सेल बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये एक बड़ा लॉजिक है। आप जब भी इस तरह का टॉपिक निकालना हो, सिर्फ डेंसिटी ही नहीं, मान लिया जाए कि डेंसिटी का रिलेशन W के साथ है और वॉल्यूम के साथ है, तो जितना मास का, जितना क्वांटिटी का आप मास लिखेंगे उतना ही क्वांटिटी का आपको लिखना होगा क्या, वॉल्यूम भी लिखना होगा। ऐसा नहीं है कि मास लिख रहे हैं 1 एटम का और वॉल्यूम लिख रहे हैं 2 एटम का, नहीं। यूनिट सेल का अगर मास है तो यूनिट सेल का ही क्या होगा आपका, वॉल्यूम होगा। तो D = WT बाई क्या होगा आपका, VT होगा। अब इसको थोड़ा हम और इलोंगेट करते हैं। कैसे इलोंगेशन होगा देखिएगा। तो WT बराबर क्या होगा, Z × WP, और VT बराबर क्या होगा, AQ होगा। A क्या है, यूनिट सेल का एज लेंथ है, और यूनिट सेल आपका कैसा है, क्यूब है, तो क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वह कैसा होगा आपका, AQ होगा। क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वह क्या होगा आपका, AQ होगा, यहाँ पर आपका AQ होगा। अब ये टोटल यहाँ पर मास कैसे निकाला जाए, टोटल यहाँ का मास कैसे निकालिएगा, तो Z इंटू हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, WP करेंगे, Z इंटू क्या करेंगे, WP। अब ये छोटा सा फॉर्मूला है, लेकिन ध्यान से नहीं समझेंगे तो ये तकलीफ आपको देगा। Z इंटू WP कैसे की, तो Z क्या है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ यूनिट सेल, और WP क्या है, मास ऑफ एक एटम है। मान लिया जाए कि BCC में 2 एटम है और एक एटम का मास आपका 2 ग्राम है, तो 2 एटम का मास कितना होगा, 4। तो ये 4 आया कैसे, तो Z इंटू हम लोग क्या करेंगे, WP करेंगे हम लोग। तो WT का वैल्यू इतना हो गया, VT का वैल्यू इतना। अब ये दोनों वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में। ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में जब जाएगा तो डेंसिटी का वैल्यू कुछ आपका ऐसे आ गया। समझ गए बात को। लेकिन एक फॉर्मूला और यहाँ पर हमें तोड़ना है। क्या तोड़ना है, तो WP का वैल्यू, ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये बच्चा कंफ्यूज कर जाता है कि ये आया कहाँ से, तो ये मोल कॉन्सेप्ट से लिया गया है। तो WP का जो वैल्यू होगा वह m0 बाई कितना कहलाएगा, n0 कहलाएगा। m0 बाई क्या होगा, n0 कहलाएगा। अभी m0 बाई n0 कैसे होगा, तो थोड़ा यहाँ समझना पड़ेगा। जैसे मान लें कि सोडियम है, और सोडियम का जो एटॉमिक मास है वह कितना है आपका, 23 है, और उस 23 ग्राम में, यानी सोडियम के 1 मोल में जो एटम्स का संख्या है वह कितना है, तो 6.022 10 टू दी पावर कितना है आपका, 23 है। तो 23 ग्राम में 6.022 10 टू दी पावर 23 एटम्स रहता है। तो आप ही हमें निकाल कर बताइए तो एक एटम का मास कितना होगा, सोचिए थोड़ा सा। तो एक एटम का मास होगा 23 बाई क्या करेंगे, 6.022 10 टू दी पावर कितना, 23। तो 23 ग्राम क्या है, उसका m0 है, उसका मोलर मास है, और 6.022 10 टू दी पावर 23 क्या है, वो उसका अवोगाड्रो नंबर है जो 1 मोल में होता है। तो इसीलिए हमने यहाँ WP का मान m0 बाई क्या है आपका, n0 है। अब इस वैल्यू को इसमें पुट करिए, यहाँ पर रखिएगा, तो इक्वेशन ये आ जाएगा, डेंसिटी इक्वल टू Z इंटू m0 बाई AQ इंटू क्या होगा, n0 हुआ। यही मेन इक्वेशन हुआ डेंसिटी और क्या है आपका यूनिट सेल के बारे में। ये जो D का आपका वैल्यू है Z इंटू m0 बाई AQ इंटू क्या आपका n0 है ना। आप देखिए यहाँ से यह भी पूछ सकता है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ यूनिट सेल तो है, लेकिन यहाँ आप नेचर भी यूनिट सेल भी कह सकता है। जैसे उसने पूछ दिया, ये सारा डाटा दिया और कह रहा है कि हमें बताइए कि उस यूनिट सेल का नेचर कैसा है। तो नेचर कहने का मतलब कि उसका जेड निकालना होगा।
अगर z का वैल्यू 1 आता है तो समझिएगा कि वो सिंपल क्यूबिक है। z का वैल्यू अगर 2 आता है तो समझिएगा कि वो BCC है। और z का वैल्यू अगर 4 आता है तो समझिएगा कि वो कैसा है, आपका FCC यूनिट सेल के नाम से है वो आपका। तो ये बताया गया आपको डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल के बारे में। तो चाहे तो इसे एक बार आप देख लें, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ध्यान दीजिए, अभी आपने पढ़ा कि डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल क्या होता है और उसका वैल्यू कितना होता है, कौन कौन से लोग उसमें आते हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो उस फॉर्मूले को डिराइव करते हैं। अब हम लोग यहाँ से एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और यह भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, और इसका नाम है कोऑर्डिनेशन ऑफ यूनिट सेल कहा जाएगा। क्या सुन रहे हैं आप? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ यूनिट सेल कहें या कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सॉलिड्स कहें, जो कहें मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सॉलिड्स। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सॉलिड्स कहें या कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ यूनिट सेल भी हम लोग कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझेंगे इसे। अब यह बात तो आपको पता चल गया होगा कि सॉलिड स्टेट में जो स्टडी हो रहा है उसके पार्टिकल्स से रिलेटेड बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो यह भी टॉपिक सॉलिड के पार्टिकल से ही रिलेटेड है। आप उसे पार्टिकल्स कहें या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहें या उसे एटम्स कहें, मॉलिक्यूल्स कहें, आयंस कहें, जो भी कहना है आप कहें, तो इसका संबंध इस पार्टिकल्स के साथ भी है आपका। तो जैसे मान ले कि कोई आपका सॉलिड है, कोई आपका सॉलिड है आपका, तो कहता है कि उस सॉलिड में एक पार्टिकल के चारों तरफ जितना पार्टिकल्स मौजूद होता है, एक एटम के चारों तरफ जितना एटम्स होता है, या एक एटम जितना एटम से घिरा हुआ रहता है, उसी एटम्स को हम लोग, उसी नंबर ऑफ एटम्स को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है आपका। कोऑर्डिनेशन नंबर, एक बार फिर से, किसी भी सॉलिड में एक पार्टिकल के चारों तरफ, एक पार्टिकल के चारों तरफ जितना एटम्स पार्टिकल्स मौजूद होता है, वही उसका कहलाता क्या है आपका, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है आपका। वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, जैसे NaCl की हम लोग बात करें आपका, तो NaCl सॉलिड में आपको पता है कि एक Na+ कितना Cl- से घिरा रहता है। तो रूल है कि एक Na+ 6 Cl- के साथ क्या है, घिरा हुआ रहता है, और एक Cl- के चारों तरफ 6 Na+ आपका मौजूद होता है। यही उसका कहलाता क्या है आपका, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है आपका। वही इसका कहलाता क्या है आपका, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है आपका। समझ रहे हैं बात को? तो इसी बात को यहाँ पर हम लोग लिखने जा रहे हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं, पॉइंट वाइज करके इसे हम पढ़ाएंगे तो समझेंगे इसे। तो कहा जा रहा है यहाँ कि द नंबर ऑफ constituent particles present around a particle in solids is called, उसे हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, तो वहां का कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे।
अब जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल यहाँ आप समझ लें कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे है, तो ध्यान दीजिएगा। तो कहता है कि इन NaCl में अगर हम बात करें, NaCl में अगर हम बात करें तो एक Na+ के चारों तरफ जानते हैं कितना है, ये खुद एक आयन है Cl- है, Cl-, Cl-, ये किया होगा, ये किया होगा, ये किया होगा, ये किया होगा। तो यहाँ बोला जाएगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+ का जो वैल्यू होगा, यह वैल्यू कितना होगा आपका 6 होगा। फिर इसी तरह से यहाँ Cl- के लिए भी हम लोग रखेंगे, तो यह है यहाँ Na+ है, Na+, और यहाँ भी Na+, तो 1 2 3 4 5, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ भी कहा जाएगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ जो Cl- है उसका वैल्यू क्या होगा 6 होगा। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बताया कि किसी भी सॉलिड में एक पार्टिकल के चारों तरफ जितना पार्टिकल्स मौजूद होता है, एक पार्टिकल के चारों तरफ जितना पार्टिकल्स मौजूद होता है, आप उसे कांस्टेंट पार्टिकल्स कहें या सिंपली पार्टिकल्स कहें, एटम्स भी कहें, मॉलिक्यूल्स कहें, आयंस कहें, जो भी लिखना है, तो उसे ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। जैसे अगर हम NaCl सॉलिड की बात करें तो एक Na+ के चारों तरफ 6 Cl- होता है और एक Cl- के जो है चारों तरफ कितना होता है 6 Na+ होता है। तो ये Cl- का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6 होगा और Na+ का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वह भी क्या होगा यहाँ पर 6 होगा। यानी कि NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6 होगा। आप चाहें तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं इस पॉइंट को कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ जो NaCl होगा वह कितना होगा 6 होगा, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो इस बात का आप ध्यान में रखें। तो यह एक पॉइंट आपको समझाया गया कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सॉलिड्स क्या होता है, समझ रहे हैं। अब हम लोग यहाँ से इसी का दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो थोड़ा यहाँ पर ध्यान देंगे आप, देखिएगा, आइए समझेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर से रिलेटेड। अब जैसे मान लिया जाए कि एक कंपाउंड हम लोग लेते हैं यहाँ, और एक कंपाउंड एक रिलेशन है AX और BY, हमने एक कंपाउंड लिया। अब कहता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ A और Y कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आपका B, एक रिलेशन है, इसको याद रखिएगा। तो Y हम लोग X, ये न्यूमेरिकल में काफी काम करेगा आपका। तो एक बार देख लें, एक पॉइंट यहाँ पर और समझाया गया है आपको। फॉर ए कंपाउंड, मान लेते हैं कि कोई कंपाउंड AX BY है आपका, AX और BY है, तो A का भी कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, B का भी कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो ये XY के बीच में जो रिलेशन होगा इसका एक फॉर्मूला होता है आपका, इसे आप याद रखें। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ A बाई कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ B। तो A की जगह आप Y लिखिएगा और B की जगह आप क्या लिख दीजिएगा, X लिखिएगा। ये दोनों का स्टोइकियोमेट्री क्या होता है, यह बदल जाता है। यह कहीं से नहीं, यह मोल कॉन्सेप्ट से लिया गया है। अगर आप मोल कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तो वहां पर भी रिलेशन हम बताए होंगे कि A बाई B, Y बाई X आपका। तो यह इसे एक आप याद रखिएगा, इसको ये न्यूमेरिकल में काफी आपको यूज करेगा, इससे काफी न्यूमेरिकल भी आता है आपका। तो यह एक बात आपको बताया गया कि एक कंपाउंड के लिए यह एक रिलेशन होता है। ये बात को आप समझ गए। अब यहां से हम लोग यूनिट सेल वाइज हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर थोड़ा पढ़ने जा रहे हैं कि यूनिट सेल में कैसा कोऑर्डिनेशन नंबर आपका होता है। और ये टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है आपका, यह टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है और बहुत बार इसे पूछा भी गया है एग्जाम में आपका, समझ गए ना, वो बोर्ड हो चाहे कंपटीशन हो आपका, समझ रहे हैं। देखिए बेस अगर आपका क्लियर होगा ना
तो वो बोर्ड हो या कंपटीशन हो, सब आपका क्लियर हो जाएगा। मेन होता है बेस को स्ट्रॉन्ग करना है आपका, कि ये बात हम जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं। तो बेसिक नॉलेज आपका क्लियर होना चाहिए, और कंपटीशन तो अपने आप निकल जाएगा आपका। आप पहले जो चीज़ बताया जा रहा है उसको ध्यान से पढ़ें आप। तो अब हम लोग पढ़ने कहाँ जा रहे हैं आपको बता दें, तो हम लोग अब जा रहे हैं कि यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, इस बात को समझने तो थोड़ा समझेंगे। तो इस बात को भी यहाँ पर हम लोग पॉइंट वाइज ही समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में। अब कभी आपने सोचा कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एक पार्टिकल कितना पार्टिकल से घिरा हुआ रहता है? तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वह 6 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6 होता है आपका। कैसे होता है 6? चलिए दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पर, अब जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर एक आप सॉलिड को बनाइए, ध्यान दीजिएगा, एक हम यहाँ सॉलिड को हम बना दिए यहाँ से इस तरह से, समझे। ये हर, अब सिंपल क्यूबिक में आपको याद होना चाहिए कि पार्टिकल्स कहाँ मौजूद होता है। तो यहाँ जो पार्टिकल्स मौजूद होता है वह मौजूद होता है कहाँ? तो सिर्फ कॉर्नर पर। आपको याद होना चाहिए कि सिंपल क्यूबिक, ये सब बात पहले बताया हुआ है कि सिंपल क्यूबिक में जो पार्टिकल्स होता है वह कहाँ पर मौजूद होता है? तो यह मौजूद होता है आपका कॉर्नर पर होता है। तो बात को समझें कि कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग इसका 6 कैसे पढ़ेंगे। तो लिख भी देते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ का जो होगा वह 6 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6 होगा। यानी इसमें एक पार्टिकल्स जो है वह 6 पार्टिकल के साथ घिरा हुआ रहता है। चलिए आपको दिखाते हैं। अब जैसे यह आपका यूनिट सेल है, यह क्या है? आपका यूनिट सेल है, क्लियर है। इस पार्टिकल को कंसीडर करें कि यह पार्टिकल कितना पार्टिकल से क्या है? घिरा हुआ है। तो देखो अभी आपको कितना दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में, यह पार्टिकल कितना पार्टिकल से घिरा हुआ है। इस पिक्चर की अगर सिर्फ बात करें तो यह इससे घिरा हुआ है, यह इससे घिरा हुआ है, यह इससे घिरा हुआ है आपका। तो 3 पार्टिकल से तो अभी दिखाई दे रहा है, ये सब पार्टिकल सटा हुआ है आपका, समझ गया ना। ये इससे घिरा है, मतलब ये सब सटा हुआ है, यानी ये पार्टिकल सभी 3 पार्टिकल्स के साथ क्या है? आपका घिरा हुआ है आपका। आप देख रहे हैं 3 पार्टिकल्स के साथ यह घिरा हुआ है। अब वो 3 पार्टिकल और कहाँ है? तो सोचिए जरा सा, अगर मान लें कि यह एक यूनिट सेल है तो इसके बगल में भी तो एक यूनिट सेल होगा, इसके बगल में भी तो एक यूनिट सेल होगा आपका। तो ये पार्टिकल इधर है, तो ऐसा ही ना एक पार्टिकल क्या होगा? इधर भी होगा, एक पार्टिकल उधर होगा। अगर एक पार्टिकल इधर है तो ऐसा ही ना एक पार्टिकल कहाँ होगा? यहाँ होगा। अब एक पार्टिकल इधर है तो वैसा ही एक पार्टिकल किधर होगा? यहाँ पर होगा। तो टोटल यह पार्टिकल कितना से घिरा हुआ है? तो 3 पार्टिकल्स यहाँ हो गया। समझ रहे हैं बातों को? यानी समझेंगे, यहाँ 1 हो गया, यह 2 हो गया, यह 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। यानी कि यह पार्टिकल्स कितना पार्टिकल से घिरा हुआ है? तो 6 पार्टिकल से। और यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया है आपका? 6 हो गया है आपका। समझ रहे हैं? तो यह बात यहाँ पर आपको बताया गया, इस तरह से ध्यान दीजिए। अब यहाँ से दूसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि BCC यूनिट सेल में कांस्टेंट पार्टिकल्स कितना से घिरा हुआ है। एक पार्टिकल हम लोग अगर बात करें तो देखिए, अब जैसे यहाँ से हम लोग बात करेंगे फॉर BCC यूनिट सेल के बारे में, BCC यूनिट सेल के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर भी एक बनाना होगा आपको क्यूब। यहाँ पर दिख रहा है क्यूब। जब भी स्टडी करने बैठना है तो कॉपी और पेन लेकर बैठना है। अब आप हमें बताएं कि BCC कहाँ रहता था पार्टिकल्स? BCC यूनिट सेल में पार्टिकल्स कहाँ रहता था? याद करिए तो जरा, याद है? तो कॉर्नर पर रहता था। और कहाँ पर रहता था? बॉडी सेंटर पर रहता था। कॉर्नर और कहाँ? बॉडी सेंटर। तो देख लीजिए, तो कॉर्नर पर है और यहाँ पर है, सब कॉर्नर पर रखिए,
एक कॉर्नर और कॉर्नर, और एक पार्टिकल कहाँ होता था, बॉडी सेंटर पर। तो इसे तो समझना और समझाना आसान है। अब देखिए तो ये बीच वाला पार्टिकल कितने पार्टिकल से घिरा हुआ है, तो 4 पार्टिकल ऊपर से रखा हुआ है। अब वो चारों पार्टिकल का जो बीच में गैप है उसके बीच में यह है, और फिर नीचे भी अरेंजमेंट कैसा है, नीचे से भी 4 वैसा ही है, यानी 4 फुटबॉल यहाँ पर, एक फुटबॉल चारों के गैप में, अब ऊपर से भी फिर वैसा ही जैसा कि नीचे से रखा हुआ है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर कितना होगा, तो यहाँ का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा आपका, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ का जो होगा वह कितना होगा, 8 होगा आपका। समझ रहे हैं? बीसीसी यूनिट सेल में जो कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू होगा वह कितना होगा आपका, 8 होगा। इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत आसान टॉपिक है। अब यहाँ से लास्ट कि फॉर एफसीसी यूनिट सेल में, एफसीसी यूनिट सेल में क्या घटना है, यह बात को देखिए। तो एफसीसी यूनिट सेल में जो पार्टिकल्स घिरा हुआ है वो जानते हैं, यहां कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा। देखिए अब एफसीसी यूनिट सेल का हम लोग ये निकालने जा रहे हैं कि यहाँ का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। तो आपको हम बता दें कि यहाँ का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वह आपका 12 होता है, 12 1 2। तो एक बात आप हमें बताएं, एक बात आप हमें बताएं कि एफसीसी में पार्टिकल्स कहाँ कहाँ रहता था, याद है? सोचिए तो पार्टिकल्स कॉर्नर्स पर होता है और कहां पर होता है, फेस पर होता है। तो समझें, तो कॉर्नर पर रखे हुए हैं, यहां रखे हुए हैं, यहां है, कॉर्नर पर है, और कहां कहां पर है, फेस पर है। तो मान लें कि यह पार्टिकल ऊपर वाले फेस पर है, ये बगल वाले फेस पर है ना, ऊपर वाले फेस पर ये, और ये वाला जो है आपका पीछे वाले फेस पर है, एक यहाँ पर है, एक इधर वाले पर है, और एक आपका फ्रंट में है। समझ रहे हैं? तो ये आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ यहाँ का 12 होता है। अब ये 12 कैसे होता है यह थोड़ा समझना है। तो यहाँ का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 + 4 और +4 है आपका। तो कितना वैल्यू आया यहाँ, 12। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, दिख रहा है नीचे 4 + 4 + 4 = आपका दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 12 कैसे हुआ यह थोड़ा बात को समझेंगे, और इसे समझना थोड़ा पेकुलियर काम है, अलग हट के है इन दोनों से आपका। समझ गए ना? तो 4 + 4 + 4 ये 12 कैसे आया, जरा बात को समझें आप। 4 4 4 और यहां पर इस तरह से। तो अगर हम एक पार्टिकल्स की बात करें, अगर हम इस पार्टिकल्स की बात करें, ध्यान से देखिएगा, इस पार्टिकल्स का अगर हम बात करें तो ये पार्टिकल्स कितना से घिरा हुआ है, तो जानते हैं क्या कह रहा है, ये जो पार्टिकल्स है ये पार्टिकल्स घिरा हुआ है 12 पार्टिकल्स से। अब 12 पार्टिकल्स कहाँ दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसे, इस 12 पार्टिकल्स को। तो 4 पार्टिकल्स यहाँ दिखाई दे रहा है, ये 4 कॉर्नर वाला जो पार्टिकल्स है। तो मान लें कि यह जो 4 पार्टिकल्स है ये कॉर्नर का है, ये 4 पार्टिकल्स जो है कॉर्नर का है, ये 4 जो पार्टिकल्स है ये पार्टिकल्स किसका है, तो ये कॉर्नर का है, ये 4 पार्टिकल्स कॉर्नर का मान लीजिए। अब ये 4 पार्टिकल्स कहाँ का है, ये 4 पार्टिकल्स कहाँ का है, ये जो 4 पार्टिकल्स है वो जानते हैं कौन कौन 4 पार्टिकल्स है आपका। तो ये 4 पार्टिकल्स है, ये अंदर वाला जो 4 पार्टिकल्स है यह इसको छू रहा है आपका, ये दोनों पार्टिकल्स छू रहा है, और इसमें से भी 2 पार्टिकल्स इसको छू रहा है आपका। अब यहां पर इस बात को समझना थोड़ा टफ काम है कि इस पार्टिकल्स को, यहां फेस पर कितना पार्टिकल्स है, 6 पार्टिकल्स है,
और इस पार्टिकल्स को 4 पार्टिकल्स आपका छू रहा है, आपका उसको टच कर रहा है आपका। तो इसको चाहे तो हम थोड़ा ऐसे समझा दें। देखिए ये थोड़ा ट्रायंगल में लग रहा है कि 3 पार्टिकल ट्रायंगल में रखा हुआ है और ये पार्टिकल भी रखा हुआ है कहाँ, ट्रायंगल में। एक एक्सपेरिमेंट थोड़ा देते हैं, उसको थोड़ा ध्यान करिएगा, समझेंगे इसे। जैसे मान लें कि एक बॉल यहाँ रखा है, एक बॉल यहाँ रखा है और एक बॉल यहाँ रखा है। ट्रायंगल बना, ट्रायंगल बना, ऐसे ऐसे और ऐसे ट्रायंगल बनाइए 3 पार्टिकल्स को सटाकर। मान लीजिए 3 फुटबॉल को हम यहाँ रखे हुए हैं, 1 2 और क्या 3 रखे हुए हैं। क्लियर है? 1 2 और हम लोग यहाँ क्या रखे हुए हैं, 3 रखे हुए हैं। अब एक काम करें, ये जो 3 ऐसे रखे थे, एक आगे और 2 पीछे, एक आगे और 2 पीछे रखे थे नीचे, अब ऐसा ही अरेंजमेंट एक और उसके ऊपर से रखिए। आप ऐसा करिए कि 2 इस बार आगे कर देते हैं और 1 पीछे कर देते हैं। पहले 1 2 3 था, अब क्या कर दें उसी के ऊपर 1 2 और 3, यानी नीचे एक ट्रायंगल बन रहा है और ऊपर में उल्टा ट्रायंगल बन रहा है। तो 3 बॉल नीचे रखा है और 3 बॉल ऊपर से रखा है। अब ध्यान से सोचिए, आपको 5 सेकंड का हम टाइम दे रहे हैं कि आप हमें यह बताइए, यानी टोटल कितना पार्टिकल हो गया, 6 पार्टिकल हो गया। 3 पार्टिकल और 3 पार्टिकल क्या हो गया, 6 पार्टिकल, यानी 6 फुटबॉल है वहां पर। सोचिए कि 1 फुटबॉल कितने को छू रहा है, सोचिए तो, सोचिए। 3 पार्टिकल नीचे है, 3 पार्टिकल ऊपर है, बस फर्क क्या है कि उल्टा रखा हुआ है। 6 बॉल है, 1 बॉल को कितना लोग छू रहा है, तो 4 ही लोग छू रहा है 1 बॉल को। अगर आप नीचे वाले बॉल को जो उधर वाला है उस बॉल को अगर आप लेते हैं तो कौन कौन छू रहा है, उसके बगल में 2 है, उसके बगल में जो 2 है वो छू रहा है, और उसके ऊपर जो 2 रखा हुआ है वही तो छू रहा है। इधर जो ऊपर में 1 रखा हुआ है उधर वाले 1 को नहीं छू रहा है आपका, तो उस पार्टिकल को कितना छू रहा है, 4 पार्टिकल। और ये वही 4 पार्टिकल यहां पर ये दिखाई दे रहा है आपका। समझ रहे हैं बातों को? ये जो 4 पार्टिकल है, ये 4 कैसा है, तो ये कहा जाएगा कि 4 जो पार्टिकल है ये फेस का पार्टिकल है, ऑफ सेम यूनिट सेल, आपका उसी यूनिट सेल का। तो यहां पर यहाँ जगह है, देखिए तो नीचे एक लाइन लिखने के लिए जगह है, ध्यान दीजिए। अब यहां पर क्या है कि ये जो 4 पार्टिकल्स है, इस पार्टिकल्स के बारे में हम लोग क्या कहेंगे, तो इस पार्टिकल के बारे में हम लोग कहेंगे कि फेस पार्टिकल्स, फेस सेंटर पार्टिकल, सेंटर पार्टिकल और सेम यूनिट से, सेम यूनिट सेल, यूनिट सेल, फेस सेंटर पार्टिकल, पार्टिकल्स ऑफ सेम यूनिट सेल, इसी यूनिट्स का ये हो गया, ये 4 का हो गया डिपार्टमेंट। और बगल वाला जो 4 है, बहुत ध्यान से, ये बगल वाला जो 4 है इसको कौन छू रहा है, तो ये बगल में भी जो यूनिट सेल होगा उसका फेस पार्टिकल्स होगा आपका। यानी इस 4 के लिए लिखा क्या जाएगा कि ये भी 4 जो पार्टिकल्स है, इसके लिए ध्यान से, ये 4 के लिए यहां लिख दे रहे हैं। देखिए ऊपर जगह है, ये 4 के लिए हम लिख दे रहे हैं फेस सेंटर्स एटम्स और एडजेसेंट यूनिट से, बगल वाला यूनिट से। बात समझ में आ गया? ये 4 कौन पार्टिकल है, ये 4 पार्टिकल कॉर्नर का है, ये 4 पार्टिकल फेस सेंटर पार्टिकल्स ऑफ सेम यूनिट सेल, और ये 4 क्या है जो बगल में यूनिट सेल होगा उसका होगा आपका। तो इसीलिए क्या होगा आपका 12 आपका होगा। तो यह एक आपको बताया गया
कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सॉलिड्स के बारे में। तो इसे एक बार हम और समअप कर देते हैं तो थोड़ा कॉन्सेप्ट और आपका गहरा हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा और आशा करते हैं कि काफी आप एंजॉय कर रहे होंगे इस टॉपिक का। देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सॉलिड्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सॉलिड में एक पार्टिकल के चारों तरफ जितना पार्टिकल्स मौजूद होता है वही उसका कहलाता क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। क्लियर है। NaCl का अभी हम इसको नहीं दिखा पाए हैं क्यूब बनाकर, आपका सब धीरे धीरे होगा। तो Na प्लस के चारों तरफ 6 Cl माइनस होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na प्लस कितना होगा, 6 होगा। और 1 Cl माइनस के चारों तरफ 6 Na प्लस होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस कितना होगा, 6 होगा। या कहें कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ NaCl क्या होगा, आपका 6 होगा। तो यह एक वैल्यू यहाँ पर आया। एक और कॉन्सेप्ट यहाँ बता रहे हैं फॉर ए कंपाउंड AXBY के बारे में कि एक रिलेशन याद रखिएगा, ये न्यूमेरिकल इससे बहुत पूछता है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ A बाई कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ B, Y बाई क्या होगा, X। ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी ध्यान देने वाला है। A और B का जब हम रेशियो लिखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर का, तो स्टोकियोमेट्री बदल जाता है। यानी A के लिए Y और B के लिए क्या लिखते हैं, X लिखते हैं हम लोग। इसको याद रखिएगा, ये मोल कॉन्सेप्ट से लिया गया है। अगर आप मोल कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तो वहां पर ये बताया गया होगा। या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, अब हम लोग यूनिट सेल में जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर को पढ़ने कि कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल क्यूबिक में हम लोग कैसे पढ़ेंगे। तो सिंपल क्यूबिक में पार्टिकल्स कहाँ होता है, तो इसमें जो पार्टिकल्स होता है वह सिर्फ कहाँ होता है, कॉर्नर्स के ऊपर होता है आपका। तो कॉर्नर के ऊपर है, तो यहाँ का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। वो कैसे होगा, तो पहले इस पार्टिकल के बारे में सोचिए कि इस पार्टिकल को, यह एक यूनिट सेल है, इसमें कितना पार्टिकल घेरे हुए हैं। तो 1 है, 2 है और क्या है, 3 है। 1, 2 और क्या, 3 है। अब सोचिए, ऐसा ही पार्टिकल तो उधर भी होगा, ऐसा ही पार्टिकल तो उधर होगा और ऐसा ही पार्टिकल तो क्या होगा, इधर होगा। तो टोटल कितना पार्टिकल से घिरा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 और क्या है आपका 6, इतना पार्टिकल से क्या है आपका ये घिरा हुआ है यहाँ पर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर इसका कितना आया, 6 हुआ। अगर हम BCS यूनिट सेल की बात करते हैं तो इसमें एक पार्टिकल्स कितना पार्टिकल से घिरा हुआ है, एक पार्टिकल्स कितना पार्टिकल से, तो एक पार्टिकल्स यहाँ जो है 8 पार्टिकल से घिरा हुआ है। कैसे है भाई, तो देख लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 और क्या 8 है। समझिए कि 4 पार्टिकल ऊपर में है, 4 बॉल है और 4 बॉल सटा हुआ है और चारों बॉल के बीच में जो गैप है एक पार्टिकल है, अब फिर उसके ऊपर वैसा ही 4 पार्टिकल रखा हुआ है आपका। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया है आपका, 8 हो गया। ध्यान से अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फॉर FCC यूनिट सेल के बारे में। ये तो बड़ा ही मजेदार है, आपका समझना भी मजेदार है, इसको आपको समझ के ना समझाना भी मजेदार है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या होगा, आपका 12 होगा। ये 12 कैसे हुआ, यही यहाँ पर इंटरेस्टिंग पॉइंट है आपका। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 12 होगा, यानी एक पार्टिकल्स इसमें घिरा हुआ है कितना पार्टिकल से, तो एक पार्टिकल्स यहाँ घिरा हुआ है 12 पार्टिकल से। वो कैसे, तो ये जो पार्टिकल्स है ये 4 से अभी घिरा है, 1 2 3 4, ये चारों पार्टिकल्स कॉर्नर पर है और इसी यूनिट सेल का है, इसी यूनिट सेल का है। अगला जो 4 पार्टिकल है, तो यहाँ 6 पार्टिकल आपको दिखाई दे रहा है फेस का, इसी में से 4 पार्टिकल इसको छू रहा है आपका। अब ये ट्रायंगल में है आपका, समझ गए ना, ट्रायंगल में है यहाँ पर इस तरह से है। तो है कैसे, तो थोड़ा समझ लीजिए। 3 बॉल समझे रखा हुआ है, 1 2 3, ट्रायंगल बनाइए, ऊपर से 1 2 और 3, इस बार उल्टा रख दीजिए, तो 6 बॉल है ना। समझे कि 3 बॉल नीचे रखा है और 3 बॉल उल्टा रखा है, और सीधा एकदम आंखों से देखिए कि कितना पार्टिकल्स को छू रहा है। तो 4 पार्टिकल को एक पार्टिकल छू रहा है आपका, 4 पार्टिकल एक पार्टिकल को छू रहा है। उधर वाला अगर सबसे नीचे वाला आप देखते हैं तो उसका 2 पार्टिकल, और उसी के ऊपर ना 2 पार्टिकल रखा हुआ है, एक पार्टिकल उसको छू नहीं रहा है आपका।
समझ रहे हैं? तो वहां पर 4 पार्टिकल, और चारों पार्टिकल कहाँ रहता है? फेस पर आता है। तो इसीलिए लिखे हैं फेस सेंटर। अगर नीचे दिखाई नहीं दे रहा है तो सुन लीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं, समझ गए ना? इसे ध्यान दें। 4 के लिए लिखे हैं फेस सेंटर पार्टिकल्स ऑफ सेम यूनिट सेल। आपका सुन लिए? ये 4 कौन है? तो ऐसा ही यूनिट सेल तो इसके बगल में भी है, तो ये भी फेस ही पार्टिकल है। तो लेकिन यहाँ सेम यूनिट सेल का था, पर यहाँ क्या लिखे हैं? एडजेसेंट यूनिट सेल के बगल में जो है कि लिखा गया है आपका। समझ रहे हैं? तो यह आपको बताया गया कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में, यूनिट सेल का, सॉलिड का कोऑर्डिनेशन नंबर। एक्चुअली ये टॉपिक इतना ही नहीं है, ये तो यहाँ पर इसका सिर्फ मात्र डेफिनेशन हुआ है आपका। ये टॉपिक बहुत सारा है। अब ये टॉपिक यहाँ पर हो गया। अब यहाँ से क्या होगा कि यहाँ पर अब स्टॉपेज है, यहाँ पर अब न्यूमेरिकल्स मांगता है आपका। अब जितना भी हम लोग उस लेक्चर 5 के बाद जो क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे, बनाए थे, अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से क्वेश्चन। जो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, जितना भी हम लोग पढ़े हैं, डिस्टेंस बिटवीन एटम्स, रेडियस ऑफ एटम्स, यूनिट सेल के बीच का रिलेशन आपका, कितना उसमें एटम्स होता है, ये जितना भी मतलब क्यूब का स्ट्रक्चर से रिलेटेड अभी तक तो कुछ क्वेश्चन नहीं हुआ है, तो वही क्वेश्चन यहाँ पर क्या है आपका होने जा रहा है। आपका वही क्वेश्चन यहाँ पर होने जा रहा है। तो लेकिन यह अब क्वेश्चन जो है वह आपका नेक्स्ट लेक्चर में होगा आपका, समझ गया ना? और ये जहां तक कोऑर्डिनेशन नंबर का सवाल था, एक्चुअली इसका संबंध जो है वो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स के साथ है। क्लोज पैक्ड, लेकिन ये टॉपिक को हम बिना उसको पढ़ाए हुए ही आपको पढ़ा दिए, जबकि रूल होता है कि उसको बिना पढ़ाए हुए इसको कोई नहीं पढ़ा सकता है। तो अगला जो टॉपिक है वो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स है आपका। वहां जब बताएंगे ना तो इससे और ज्यादा डेप्थ में हम लोग जाने वाले हैं, जो अगला टॉपिक है आपका, समझ गए ना? फिर उसके बाद इंटरस्टिशियल साइट्स आएगा, इंटरस्टिशियल जगह जो है, जो जिसे हम फाइट कहते हैं, उसका स्टडी होगा आपका। तो इसके बाद का जो लेक्चर है वो तो न्यूमेरिकल्स होगा, न्यूमेरिकल्स के बाद वो आपका लेक्चर आपका आएगा, समझ गए ना? और वो सब जो लेक्चर होगा वो देखने लायक होगा आपका, वो काफी आपको एकदम कमांड करेगा आपका, समझ रहे हैं? काफी बेहतरीन होगा। तो ये है, आप इसे एक बार चाहें तो देख लें, एक बार देखें इसे। तो आज इतना ही रहने दें आप, और नोट जरूर बनाना है आपको। ऑर्गेनिक जो है वहाँ पर भी 20 से 21 लेक्चर हो गया है आपका, और यहाँ पर भी है आपका। दोनों चैप्टर काफ़ी बेहतरीन चल रहा है, और नोट जरूर आपको बनाना है। तो आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग।